नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अभी भूमिका और निखिल दोनों ही करण गुलेरिया को अब उस जेल से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। इसलिए भूमिका यहाँ पर अपने कमरे में निखिल को ही सब कुछ कहती है और अब वो उसे कहती है कि वो बस एक बार ताई जी से उसके विला की जहाँ पर वो कभी जब मारवा परिवार से अलग हुई थी तब रहती थी उसी विला की चाबी लेकर आती है ताकि उसमें वो जॉन को करण गुलेरिया के साथ रिप्लेस करके करण गुलेरिया को उस विला में रहने के लिए कहें, क्योंकि करण गुलेरिया को अभी सबसे चिप कर ही रहना होगा। और ये कहते हुए ही भूमिका आयशा मारवा के कमरे में चली जाती है। भूमिका जब वहां पर जाती है तो वो सावित्री से उस विला की चाबी लेती है। इधर अभी उस चाबी को लेने के बाद भूमिका, निखिल और जॉन ये तीनों ही सीधे ही अब यहाँ पर लैब नीचे बेसमेंट में लैब में एकत्रित होते हैं और वहाँ से ये तीनों अभी मार्केट वाले रास्ते से स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। तो वहीं धनंजय पीरामल अभी यहाँ पर अपने मन में ही सोचते हैं कि मैं आज करण से मिलकर उसे अपने सारे ही सवाल पूछूंगा कि आखिर करण जो कि मेरा इतना अच्छा दोस्त था, अरे मेरा इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद भी उसने मेरे और मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों किया। अरे मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि करण कभी मेरी खुशियों को इस तरह से बर्बाद करेगा। अरे रोहित ने उसका क्या ही बिगाड़ा था। अगर करण को रोहित से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो इससे अच्छा तो फिर वो अनिका की शादी ही उससे नहीं होने देता। और वैसे भी करण ने कोशिश तो उस समय बहुत ही की थी कि वो अपनी बेटी अनिका की शादी रोहित से न होने दें, लेकिन उसका रीजन तो उसने यही बताया था कि रोहित के मारवा परिवार में बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए वो नहीं चाहता था। लेकिन अब तो सब कुछ ठीक होता जा रहा था। अब तो रोहित और करण का बॉन्ड भी यहाँ पर मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि कभी करण ने तो कभी बातों में भी इस चीज का शक मन में नहीं आने दिया कि वो रोहित को अपना बेटा नहीं समझते या उसे रोहित से किसी तरह की कोई भी दुश्मनी है। और अगर उसके मन में कोई भी मलाल भी था, अगर उसे कोई रोहित से प्रॉब्लम भी थी, तो वो एक बार एक दोस्त होने के नाते वो मुझसे कह सकते थे। माना कि जब तक मैं कोमा में था तब तक तो मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद तो वो मुझे कह सकते थे ना। मैंने तो कभी उसकी बातों से भी इस चीज को नहीं पहचाना कि उसे सच में रोहित से दिक्कत थी। और चलो माना कि उसको रोहित से दिक्कत थी, लेकिन अनिका तो उसी की बेटी थी ना, तो फिर क्या उसे अनिका की खुशियाँ भी नजर नहीं आई। और रिया का क्या, रिया को तो करण अपनी लिटिल एंजल समझते हैं ना। तो एक बार उस लिटिल एंजल के डैड को छीनने से पहले क्या करण को एक बार भी उसकी छवि याद नहीं आई, उसकी वो हंसी याद नहीं आई। यहाँ पर धनंजय भी यही सोचते हैं कि आज वो करण से मिलकर उस अपने सारे ही सवालों के जवाब जान लेंगे। ये सोचते हुए ही अब धनंजय जल्दी से अब अपने कमरे के बाथरूम में चले जाते हैं और वहां पर अब वो शावर लेने के बाद अब रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आज धनंजय ने पूरा का पूरा अपना मन बना लिया था कि वो स्पेशल डिपार्टमेंट में एक बार करण से मिलेंगे। और पूरी तरह से रेडी होने के बाद अब वो स्पेशल डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। इधर वहीं दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में अब तक सभी आकर अपनी अपनी गाड़ी को पार्क करने लगते हैं। तो वहीं इधर कविन आलिशा ब्लैक कैट से कहती है अंदर चलते हैं, क्योंकि आलिशा और ब्लैक कैट भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। यहाँ पर अनिका और आलिशा दोनों अब एक साथ ही अपने कदमों को गुलेरिया हाउस में रखते हैं। और वहां जाने के बाद अब कविन आलिशा एक चेयर पर जाकर बड़े ही रोब के साथ बैठ जाती हैं। जिस तरह से वो पेरिस में अपनी क्वीन वाली चेयर पर बैठती थी, उसी तरह से यहाँ पर भी उसी ओरे के साथ वो बैठती हैं। तो वहीं ब्लैक कैट अब आलिशा के पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं और अब वो यहाँ पर पूरे के पूरे घर को बड़ी ही अच्छी तरह से देख रही थी, मानो वो इस पूरे के पूरे घर को अपनी आंखों से स्कैन कर रही हो। इधर कुछ ही देर में अब आकाश गुलेरिया के साथ साथ अब सारी की सारी गुलेरिया फैमिली के मेंबर अब यहाँ पर अंदर आ जाते हैं। तो इधर शारदा उन सब के अंदर आने के बाद अब सर्वेंट से कहती है
कि सभी सभी के लिए पानी लेकर आओ। इधर शारदा की ये बात सुनते ही अब स्टाफ भी पानी के गिलास को जल्दी से ट्रे में रखकर अब उन सब के लिए ला ही रहे थे कि तभी अब कविन आलिशा अपनी जगह से उठकर अब उस सर्वेंट के पास जाती है और एक गिलास को उठाकर अब आकाश के ऊपर सीधा ही उस पानी को फेंक देती है। क्योंकि आलिशा को आकाश गुलेरिया की आज रोहित की प्रेयर मीट में आकाश ने जो भी बातें की थी उसका गुस्सा अभी भी आलिशा के मन में बहुत सारा था। हालांकि अनिका ने साफ साफ कहा था कि गुलेरिया परिवार जो कुछ भी कर रहा है उसमें उनकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अपना मन बना लिया था कि वो आकाश को कभी माफ़ी नहीं करेगी कि उसने अनिका और बच्चों के लिए ऐसे वर्ड बोले। इसलिए अब जैसे ही यहाँ पर आलिशा ने आकाश के ऊपर ये पानी फेंका तो आकाश की तो एकदम आंखें ही खुल जाती हैं और इधर आलिशा की इस हरकत से तो सभी एकदम से ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आलिशा गुलेरिया हाउस में आते ही ये सब कर देगी। तो वहीं आकाश अभी अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए अब अपने उस पानी को पूछते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना आलिशा। अब आकाश की इस बात का जवाब देते हुए आलिशा कहती है कि मेरा दिमाग तो ठीक है आकाश, बिल्कुल ही, लेकिन मुझे तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं आज ऑलरेडी देख चुकी हूँ तुम्हारा दिमाग ठीक तो क्या तुम्हारा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अरे तुम्हारी आत्मा सो चुकी है ना, तो सोचा कि तुम्हारी आत्मा को ही जगा दूँ, हो सकता है कि इन पानी की बूंदों से तुम्हारी आत्मा जाग जाए। इधर आलिशा की ये बात सुनते ही अब राजीव गुलेरिया, जो कि वहीं पर ही खड़ा होकर ये सारा का सारा तमाशा देख रहा था, राजीव गुलेरिया अब अपने मन में सोचते हैं कि ये लड़की तो सच में बिल्कुल मुझ पर गई है, क्योंकि इसकी सारी ही हरकतें मेरे की तरह है। यहाँ उसे अब राजीव गुलेरिया को आलिशा के ऊपर प्राउड भी फील हो रहा था कि सच में जो आज आलिशा कर रही थी वो यहाँ पर एक गुलेरिया बेटी के हक से ये सब कुछ कर रही थी। इधर यहाँ आलिशा आप सभी से ही कहती है, क्या कहा था आप सभी ने कि आपको अनिका की जिम्मेदारी नहीं लेना है, लाइक सीरियसली यही सब कहा था ना आपने, एम आई राइट। और ये कहते हुए ही आलिशा अब श्रेया और आकाश के पास आकर कहती है, आज तुम दोनों साथ में हो ना, तो उसकी वजह अनिका ही है, क्योंकि अनिका की वजह से ही तुम दोनों साथ मिल पाए हो। अरे अनिका ने तुम्हारी बेटी अनिका की वजह से ही तुम्हारी बेटी पिंकी वो तुम्हारे साथ है, और अगर अनिका नहीं होती तो फिर तो तुम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता था। और इसकी वजह भी क्योंकि तुम दोनों का साथ और एक्सीडेंट के बाद भी जब आकाशी तुम सब के साथ नहीं था तो उसकी वजह भी अनिका ही है, क्योंकि अनिका की वजह से ही तुम दोबारा से मिल पाए। और सबसे बड़ी बात आकाश, अगर आज तुम जिंदा होना तो उसकी वजह अनिका ही है। तुम ये मत भूलो। अरे तुम्हें दमयंती के चंगुल से उसने ही छुड़ाया था, क्योंकि अगर अनिका नहीं होती तो न जाने अब तक तो तुम सड़कर मर भी चुके होते, क्योंकि दमयंती देवी के चंगुल से निकलना कोई इतना आसान नहीं था। अरे उसने अपनी जान दांव पे लगाकर उस समय तुम्हें बचाया था। और श्रेया तो अपने पति की मौत के बाद तो तुम भी बोझ ही बन गई थी ना, क्योंकि जो हालत अभी अनिका की है तुम्हारी हालत भी तो सेम वैसी ही हो गई थी ना। तो फिर उस समय तुमसे किसी ने अपना दामन क्यों नहीं छुड़ाया? तो उस समय तुम भी तो एक बोझ की ही तरह थी। तो भला तुम ही बताओ, तुम अब ये बातें कैसे भूल सकती हो? अरे यहाँ तक के तुमने तो अपने पति के एक्सीडेंट की वजह इवन मिस्टर मारवा को ही ठहराया था ना। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? इधर आलिशा यहाँ पर अब मारवा हाउस में इन सभी को अब अनिका के एहसान याद दिलाती है, और अब वो अपनी आप बात को आगे बढ़ाते हुए ही कहती है कि जब तुमने मिस्टर मारवा को, रोहित मारवा को भी जिम्मेदार ठहराया था, उसके बावजूद भी अनिका ने तुम्हारी ही हेल्प की थी। अरे अनिका की खुद की याददाश्त चली गई थी, लेकिन फिर भी मारवा परिवार से उसने तो रिश्ते नहीं तोड़े। अरे इसके लिए भी मदद मांगने तुम ही तो खुद अनिका के ही पास गई थी। तो क्या तब अनिका ने तुमसे अपनी जिम्मेदारियों से क्या अनिका पीछे हट गई थी, या तुमसे अपने दामन को छुड़ा लिया था? आकाश और श्रेया से इधर बात करने के बाद अब आलिशा सीधा ही मयूर गुलेरिया के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, और अब मयूर से कहती है, सुना है कि 6 साल पहले कुछ लोगों ने तुम्हारी तो पूरी की पूरी हड्डियों को ही तोड़ा था ना, तुम्हारी हड्डियों का तो एक चूरा बना दिया था।
तो सिर्फ उस समय तुम्हें किसने बचाया था? अरे वो अनिका ही थी, क्योंकि अनिका ने सिर्फ तुम्हारा बदला ही नहीं लिया था उन लोगों से, बल्कि उसने तुम्हें अपने पैरों पर भी खड़ा किया था। अरे जब दुनिया जहान के सारे डॉक्टरों ने तुम्हारी हड्डियों को जोड़ने से मना कर दिया था, जब सब ने उम्मीदें छोड़ दी थी कि तुम कभी अपने पैरों पर खड़े भी हो पाओगे या नहीं, उस समय कोई और नहीं थी बल्कि वो अनिका ही थी, जिसे विश्वास था कि वो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा कर पाएगी, और इवन उसने वो किया भी था। और इतना ही नहीं, मयूर, वो यजगर याद है ना तुम्हें, या तुम उसको भी भूल गए हो? इधर ये कहते हुए ही आलिशा अब मयूर से कहने के बाद अब वो सीधा ही राजलक्ष्मी की तरफ देखने लगती है। तो वहीं ओमकार और प्रीति से भी कहती है, तुम दोनों से अब मैं क्या ही कहूँ। मैं प्रीति, अरे प्रीति, तुम्हारे लिए तो तुम्हारे गार्जियन की जगह रोहित मारवा और अनिका गुलेरिया ही थे ना, तो तुम कैसे ये सब भूल गई? क्योंकि जब तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई भी नहीं था, तो उस समय अनिका और रोहित ने ही तुम्हारी लाइफ को संभाला था। आज तुम जो कुछ भी हो, अरे वो तुम रोहित और अनिका की वजह से ही हो। अगर वो तुम्हारी लाइफ में ना होते तो पता नहीं तुम कौन सी दर दर की ठोकरें खाती फिरते। और ओमकार, तुम्हें तो मैं क्या ही कहूँ, अरे तुम्हारी जिंदगी में प्रीति अनिका की वजह से ही आई थी, क्या तुम इतना भी भूल गए हो? इसके बाद अब वो इन सभी से कहने के बाद अब सिद्धार्थ और नंदनी के सामने जाती है। अब यहाँ पर आलिशा सबको बारी बारी से अनिका के किए हुए एहसान गिनवाती है, और अब वो सिद्धार्थ और नंदनी से कहती है, आपको तो आपकी पहचान दिलवाने वाली अनिका ही थी, और व्योमा से भी उसने ही तो आपको बचाया था। इवन आपको नहीं, आप सभी को ही बचाया था। अनिका सी इज ए सोल ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि अगर अनिका नहीं होती तो आज ये फैमिली पता नहीं क्या कर रही होती, क्योंकि आप सभी की लाइफ को संवारने वाली, आप सभी को साथ लेकर चलने वाली सिर्फ एक अनिका ही है। अरे जब गुलेरिया परिवार पर मुसीबत आई है तो अनिका अकेली ही उस मुसीबत के लिए काफ़ी थी। उस मुसीबत से लड़ने के लिए अनिका हर पल तैयार रहती थी। इस परिवार के सामने आकर उस मुसीबत में वो एकदम से ही खड़ी हो जाती थी, और आज जब उसका सबसे बड़ा सपोर्ट उससे दूर हो गया है, यानी कि उसका पति खुद उससे दूर हो गया है, तो आप सभी ने भी उसे पीछे तो आप सभी ने भी अब अनिका से ही पीछा छुड़वा लिया है। अरे सेम ऑन यू, ऑल ऑफ यू। मुझे घिन आती है आप लोगों को इंसान भी समझते हुए। इधर आलिशा ने अब किसी को एक मौका ही नहीं दिया था कुछ भी कहने का, क्योंकि ये सच भी तो था कि आलिशा आज जो कुछ भी कह रही थी वो सच ही तो कह रही थी। यहाँ आलिशा भी कहती है कि सोच कर आए थे कि इतने सालों बाद जब हम गुलेरिया हाउस में आए हैं तो कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि इस परिवार की मैं बेटी हूँ और मैं भी यहाँ पर एक बेटी के हक से रहना चाहती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद आप सभी के ऐसे दोगले चेहरे देखकर तो हमें यहाँ आने का मन भी नहीं कर रहा था। अरे जिस बहन ने आप सभी के लिए क्या कुछ नहीं किया, जब उसकी परवाह ही आप सब लोगों को नहीं है, तो आप लोग हमारी क्या ही परवाह करेंगे, क्या ही मुझे इस परिवार की बेटी समझेंगे। ये कहते हुए ही कविना आलिशा ब्लैक कैट को देखकर कहती है, चलो चलते हैं यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है। अरे इन लोगों के चेहरे तक अब मुझे नहीं देखनी है। अरे थू है ऐसे परिवार पर जो अपने ही परिवार की बेटी से पीछा छुड़ा रहा है। इधर ये कहते हुए आलिशा जब पीछे मुड़कर जाती है तो उसकी नज़र अब टॉप फ्लोर पर जाती है। जैसे ही उसकी नज़र टॉप फ्लोर पर जाती है तो उन्हें अब अपने कुछ बचपन के विजुअल्स याद आ रहे थे। कुछ देर तक वहां खड़े होने के बाद आलिशा अब अपने सेंस में ही नहीं थी। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अब ब्लैक कैट यानी कि अनिका अब आलिशा के पास जाकर कहती है, रानी साहिबा चलें। इधर अनिका की आवाज़ से अब कविना आलिशा अपने सेंस में आते है और अब वो अनिका से कहती है, ऊपर टॉप फ्लोर पर कोई है? ये सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, तुम फिर से शुरू हो गई। इधर ये सुनते ही अब आलिशा कहती है, हम ना तो तब झूठ बोल रहे थे और ना ही अब झूठ बोल रहे हैं। इस बात का जवाब देते हुए अब राजीव गुलेरिया कहते हैं, आलिशा टॉप फ्लोर पर सिर्फ हमारे पापा यानी कि आपके दादा का ही रूम है और वहाँ पर
कोई और नहीं है। और आपके दादा, तो यहाँ पर राजीव ने अभी दादा वर्ड कहकर इतना ही कहा था कि तभी वहाँ पर अब आलिशा कहती है हमें आप लोगों से कोई भी बात नहीं करनी है। ये कहते हुए ही आलिशा अब बाहर निकल जाती है। तो वहीं उनके पीछे पीछे ब्लैक कैट भी जाने लगती है। इधर कुछ ही देर में वो दोनों अभी गाड़ी में बैठकर मारवा हाउस के लिए निकल जाती है। और इधर अपनी गाड़ी को चला रही अनिका अब कभी ना आलिशा की बात को ही सोच रही थी कि आखिर आलिशा ने ऐसा क्यों कहा कि गुलेरिया हाउस के टॉप फ्लोर पर कोई है, क्योंकि अनिका के दिमाग में तो अभी ये बात कहीं बैठ सी गई थी कि अगर आलिशा ने ये सब कहा है तो जरूर वहाँ पर कोई ना कोई होगा। और क्योंकि आलिशा जब छोटी थी उसे तब भी यही लगता था, तो क्या इसका मतलब ये है कि सालों से वहाँ पर कोई है। और ये सुनते ही आकाश को ऐसा रिएक्शन क्यों था। मैं आलिशा से पूछना तो चाहती हूँ, लेकिन ऐसे पूछना भी सही नहीं लग रहा। जहाँ एक तरफ अनिका अपनी गाड़ी को मारवा हाउस की तरफ लेकर जा रही थी, तो वहीं इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में श्रेया अभी इन सब के यहाँ पर अब अनिका और आलिशा के जाने के बाद अब आकाश से कहती है ये तुम्हारी बहन कितनी बकवास करती है ना। अब श्रेया की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं कि यहाँ बोल दिया है श्रेया, कहीं और मत कहना। रानी के पद की गरिमा क्या होती है तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा, क्योंकि अगर ये बात किसी और ने सुन ली तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम जानती भी नहीं। ये कहते हुए ही महेंद्र पीरामल अब सीधा ही एक रोब के साथ अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं राजीव गुलेरिया भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तो वहीं अनिका और आलिशा ये दोनों ही अभी मारवा हाउस में आ जाती हैं। तो इधर आने के बाद अब कभी आलिशा अब अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर निकलती है। तो वहीं अनिका भी अभी गाड़ी को पार्क करने के लिए चली जाती है। इधर अंदर जाते हुए ही आलिशा को अब आकाश के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि भले ही वो अपने मन की भड़ास निकाल कर आई थी, लेकिन अभी भी उसे रह कर उसी के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। और मन ही मन उसे बहुत कुछ कह रही थी, मानो वो अपने मन में ही उसे बहुत सारी गालियां दे रही हो। तभी वो अब किसी से टकरा जाती है। जैसे ही वो उस तरफ देखती है तो एक औरत ने उसके हाथ को पकड़ लिया था। और उस औरत की इस हरकत पर अब कभी आलिशा कहती है आप हमारे हाथ को छोड़ेंगी। कुछ देर के बाद अब वो औरत आलिशा को छोड़कर चली जाती है। तो वहीं अब तक अनिका भी आलिशा के पास आकर कहती है क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना। अब अनिका की इस बात पर अब कभी आलिशा कहती है हाँ सब ठीक है, वैसे हमारी सिक्योरिटी के लिए कमांडर इन चीफ हैं। हमारे ख्याल से अब आपको रेखा मूर्ति की सेफ्टी के लिए उनके साथ आप जाइएगा, क्योंकि रेखा मूर्ति अनिका और बच्चों को अपने साथ लेकर जा रही हैं, इसलिए मुझसे ज़्यादा सेफ्टी उन्हें चाहिए है। ये सुनते ही अब ब्लैक कैट कहती है ओके आई एम रेडी। इधर ब्लैक कैट को थैंक यू आलिशा ब्लैक कैट को थैंक यू कहती है। और वो अब उसे कहती है कि हमारा प्राइवेट जेट कुछ ही देर में आ रहे हैं, आप लंदन जाने की तैयारी कीजिए। ये कहते हुए ही अब कभी आलिशा अंदर जाने लगती है। तो वहीं अब तक भूमिका और निखिल भी जॉन के साथ स्पेशल डिपार्टमेंट के उस हेड ऑफिस के सामने खड़े थे। यहाँ पर निखिल ने हेड ऑफिस के सारे ही कैमराज को अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि उसने सारा का सारा एक्सेस अब अपने हाथ में लिए हुए आईपैड से ही ले लिया था। और अब वो भूमिका से कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है भूमिका अपने काम को पूरा करने के लिए। निखिल की इस बात को सुनकर अब भूमिका भी कहती है ठीक है, गाड़ी को पीछे ले चलो। इधर ये सुनते ही अब जॉन भी गाड़ी को पीछे वाले दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगता है। इधर कुछ ही देर के बाद वहां जाने के बाद भूमिका और जॉन अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इधर कुछ ही देर की वॉकिंग डिस्टेंस के बाद वो दोनों अब करण गुलेरिया के सेल के पास आ जाते हैं। या क्योंकि भूमिका खुद इस स्पेशल डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर थी, इसलिए उसे अच्छी तरह से पता था कि करण गुलेरिया को कौन से सेल में रखा है, और वहां से वो इजीली ही करण गुलेरिया को पीछे के रास्ते से निकाल सकती थी। यहाँ भूमिका अब जॉन से कहती है कि तुम इसे खोलो। इधर ये सुनते ही जॉन उस जेल के पासवर्ड को क्रैक करने में लग जाता है, क्योंकि ये पासवर्ड एक डिजिटल था और जॉन के लिए ये बाएं हाथ का काम था,
तो वहीं भूमिका को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, भूमिका अनिका कहाँ है? क्योंकि अब तक यहाँ पर करण गुलेरिया का सम्मोहन भी खत्म हो गया था और अब जैसे ही भूमिका अंदर जाती है तो करण गुलेरिया ने सीधे ही उससे ये सवाल किया। अब वो कहते हैं, मेरी बच्ची, अरे मेरी बच्ची तो ठीक है ना, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? मुझे प्लीज अनिका के बारे में जानना है। यहाँ करण गुलेरिया को इधर अपने इतना पास देखकर अब भूमिका अपनी पॉकेट से अब एक इंजेक्शन निकालकर सीधा ही उस इंजेक्शन को करण गुलेरिया को इंजेक्ट कर देती है। इससे पहले कि करण गुलेरिया अपने आप को संभाल पाते या वो उस इंजेक्शन को रोक पाते, तब तक भूमिका पूरे के पूरे इंजेक्शन को उनकी बॉडी में इंजेक्ट कर चुकी थी। उस इंजेक्शन के इंजेक्ट होने के बाद करण गुलेरिया कुछ ही सेकंडों में वहां पर बेहोश हो जाते हैं। तो वहीं जॉन अब तक उस पासवर्ड को क्रैक कर लेता है और वो जल्दी से अंदर जाकर अब करण गुलेरिया के अपने हाथों में उठाकर अब बाहर की तरफ जाने लगता है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद जब वो निखिल की गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो निखिल अब अपनी गाड़ी का दरवाजा उनके लिए खोल देता है, जिससे जॉन अब जल्दी से करण गुलेरिया को निखिल की गाड़ी के अंदर लेटा देता है और वो खुद बड़ी ही स्पीड से दौड़कर अब वापस से उसी जेल के अंदर जाकर उसी जेल में खड़ा हो जाता है करण गुलेरिया की जगह, जहां पर करण गुलेरिया खड़े थे। इधर यहाँ पर भूमिका भी जॉन से कहती है, ऑल द बेस्ट जॉन। अब भूमिका की इस बात पर जॉन कहता है, मैडम आप अभी यहाँ से जाइए वरना किसी को आपके ऊपर भी शक हो सकता है। अब यहाँ पर जॉन की इस बात पर अब भूमिका कहती है, ओके जॉन मैं जाती हूँ। यहाँ जॉन से बात करने के बाद अब भूमिका पीछे के रास्ते से ही अब निखिल की गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है और वहाँ पर उसकी गाड़ी के पास आकर अब भूमिका उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और अब वो निखिल से कहती है, निखिल अभी जल्दी से चलो। और ये सुनते ही निखिल भी अब अपनी गाड़ी को आयशा मारवा के विला की तरफ बढ़ा देता है। वहाँ इधर मारवा हाउस में कविनाली शाह ने जो जेट मंगवाया, वहाँ पर कविनाली शाह ने 2 जेट मंगवा लिए थे। एक यहाँ पर उसने रेखा मूर्ति के लिए लंदन जाने के लिए मंगवाया था तो दूसरा उसने यहाँ पर पेरिस जाने के लिए मंगाया था। इसलिए अब उन दोनों ही जेट के आने के बाद अब यहाँ पर आलिशा ब्लैक कैट से कहती है, हमारा प्राइवेट जेट मारवा हाउस के प्राइवेट जेट के पास आ चुका है, हमारा ख्याल से अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। रोहित और अनिका दोनों ही अब यहाँ पर अपने ख्यालों में ही थे। ये दोनों अभी उसी दिन के बारे में सोच रहे थे। इधर अब वो अपने ख्यालों से बाहर आते ही रोहित अब अनिका को अपनी बाहों में भर लेता है और अब कहता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ अनिका कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। इस बात पर अब अनिका रोहित को एक धक्का देते हुए कहती है, चलो मिस्टर मारवा आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे बड़े आए। आराम से मनाली में आप रह रहे थे, आपने चिराग और अब्दुल के साथ, क्योंकि आपको तो अपने करीब वही दोनों ही तो चाहिए है ना। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा टाइम स्पेंड आप इन दोनों के साथ करते हो। इधर अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, तुम खुद को चिराग और अब्दुल के साथ कंपेयर क्यों कर रही हो अनिका? अब तुम अलग हो। ये कहते हुए ही रोहित अब अपने हाथों को अनिका के गाल पर रख देता है और अब उसे किस करने ही वाला था कि अनिका अब उसे रोकते हुए कहती है, मुझे भूख लगी है मिस्टर मारवा, पहले कुछ खा लें। अब अनिका की इस बात पर रोहित अब अपने हाथ को सिर पर मारते हुए कहता है, तुम्हारे अंदर क्या रोमांटिक तार है ही नहीं क्या अनिका? क्योंकि जब कर्नाटक आइलैंड में जब तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था, बस उसी टाइम पीरियड में तुम थोड़ी सी रोमांटिक थी। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम फिर से वैसी की वैसी खड़ूस बन गई। एनीवे, मैं अपने साथ कुछ फूड पैकेट्स लाया हूँ, वो टेबल पर रखे हुए हैं, तुम खा लो अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा भूख लगी हुई है तो। ये कहते हुए रोहित मारवा वहाँ से खड़ा होता है और विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तो वहीं अनिका वहाँ से अब वहाँ से उस टेबल की तरफ बढ़ती और वहाँ से अब 2 पैकेट को उठाकर उसकी रैपिंग को हटाकर अब रोहित के पास आती है और अब वो रोहित को वो पैकेट देते हुए कहती है, मिस्टर मारवा आप पी लीजिए ना। वैसे अच्छा हुआ कि आप कुछ फूड पैकेट्स को यहाँ पर लेकर आ गए हैं, किसी को भी हमारे यहाँ पर होने का शक नहीं होगा।
वैसे आपको वो बुक मिल गई। इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ अनिका, मुझे वो बुक मिल गई है। वो चौपर में ही है और यहाँ रोहित और अनिका दोनों ही अभी अपना फूड एंजॉय करने लगते हैं। तो वहीं तर दूसरी तरफ इंडिया में मारवा हाउस में सुबह हो चुकी थी। यहाँ पर नेत्रा भी अपने रूम में रेडी होकर मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाती है, क्योंकि अब तक वो अब यहाँ पर बचा था मल्होत्रा परिवार, इसलिए अब मल्होत्रा परिवार को भी वो अपने समूह में करना चाहती थी। तो वहीं इधर दूसरी तरफ अब तक धनंजय पीरामल भी रेडी होने लगते हैं। आज उन्हें हर हाल में बेंगलोर के लिए निकलना था। अपना बैग पूरी तरह से पैक करने के बाद अब वो उसे अपने शोल्डर पर रखकर अपने रूम से बाहर निकल जाते हैं। तो आज उन्हें अपना घर थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन वो अब शिवराम से कहते हैं, सब ठीक तो है ना शिवराम? अभी तक कोई जगह नहीं है, कितनी लेट हो चुकी है, सभी अभी तक क्यों सो रहे हैं? अब धनंजय की इस बात पर अब शिवराम कहता है, सर सभी ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही करेंगे, सभी ने ये आदेश दिया है। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ये तो बहुत ही अजीब बात है ना। खैर, मैं माँ से कहना कि मुझे कोई जरूरी काम आ गया था तो मैं यहाँ से अभी के लिए जा रहा हूँ। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब मारवा हाउस से बाहर निकलकर चले जाते हैं। इधर धनंजय भी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वो अपनी गाड़ी को अब आयशा मारवा के विला की तरफ ले लेते हैं, क्योंकि बेंगलोर जाते हुए उन्हें रास्ते से अपने साथ करण गुलेरिया को भी तो साथ में लेना था, जो कि वहां पर आयशा के विला में अभी ठहरा हुआ था। और साथ ही साथ वो अपने फ़ोन से राजीव गुलेरिया को भी एक मैसेज कर देते हैं, जिसमें वो लिखते हैं, हम बस कुछ ही देर में बेंगलोर के लिए निकल जाएंगे, तुम और महेंद्र दोनों हमें वहीं पर ही मिलना। इसे टाइप करने के बाद अब वो इसे राजीव गुलेरिया को सेंड कर देते हैं और उसके बाद अब धनंजय पीरामल अब फिर से अपने ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने लगते हैं। तो वहीं अब तक नेत्रा भी अब तक मल्होत्रा हाउस के बाहर आ चुकी थी। वो अब अपने कदमों को मल्होत्रा हाउस की तरफ बढ़ा लेती है। इधर कुछ ही देर के वॉकिंग डिस्टेंस के बाद नेत्रा अब अपने मन में ही सोचती है कि यशवंत मल्होत्रा का घर बहुत ही अच्छा है, नाइस। ये कहते हुए ही नेत्रा अब डोरबेल बजाने लगती है। कुछ देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने अंजलि मल्होत्रा थी। अंजलि मल्होत्रा को देखकर अब नेत्रा कहती है, हेलो अंजलि, कैसी हो तुम? नेत्रा किस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन है आप? अब अंजलि की ये बात सुनते ही अब नेत्रा अंजलि मामी की आंखों में देखकर अब नेत्रा कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? राजीव आज भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हें भी अपने अंदर के प्यार को जगाना होगा, क्योंकि उसने तो तुम्हारे इंतजार में आज तक शादी भी नहीं की। जाओ अंजलि, अभी राजीव के पास जाओ, आज भी राजीव तुमसे उतना ही प्यार करता है, तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए। जाओ अंजलि, जाकर उससे मिलो, वो आज भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। वो बार बार ये बात उसके सामने रिपीट कर रही थी, तुम उसके 2 बच्चों की माँ हो। इधर नेत्रा की ये सारी बातें सुनकर अब अंजलि मल्होत्रा भी अब उसके सम्मोहन में आ जाती है और अब अंजलि अपने घर से बाहर निकलकर जाने लगती है। तो वहीं नेत्रा अभी घर के अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद अब वो हॉल में जाकर बड़े ही आराम से सोफे पर बैठ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर गुलेरिया हाउस में राजीव गुलेरिया अपने रूम में ही कुछ सोच रहा था कि तभी वो अब अपने फ़ोन को चेक करता है तो उसे भी अपने फ़ोन में धनंजय पीरामल का सेंड किया हुआ मैसेज दिखाई देता है। उस मैसेज को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद राजीव अब अपने फ़ोन से महेंद्र पीरामल को मैसेज करता है कि अपने बैग को पैक करना शुरू कर दो, हमें बेंगलोर के लिए निकलना है। और इसे सेंड करने के बाद राजीव गुलेरिया अब अपने कवर्ड से अपने कपड़े निकालकर अब अपने बैग में बेंगलोर जाने के लिए उन्हें रखने लगता है। इधर पेरिस के राजमहल में अपने रूम में सो रही कवि नालिशा को कुछ विजुअल्स आ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक छोटी सी बच्ची को किसी ने एक रूम में बंद कर दिया है और उस रूम से किसी की आवाज़ आती है। वो बच्ची अब डर के मारे रोने लगती है। इधर कवि नालिशा अब अपनी आंखों को एकदम से ही इस डर के मारे खोलकर बैठ जाती है। उसके माथे पर यहाँ पर बहुत ही सारा पसीना आ जाता है और अब वो अपने आप से ही कहती है, हम झूठ नहीं बोल रहे थे, ना ही हम आज झूठ बोल रहे हैं।
ना हमने तब झूठ बोला था। वो आवाज़ किसी की तो थी। हमें कोई बहम नहीं हुआ था। उस वक्त हमें उस रूम में किसी की आवाज़ आ रही थी। जहाँ एक तरफ आलिशा की आंखों की नींद अब एकदम से ही गायब हो गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ बूढ़े किंग के पैलेस में आयशा मारवा की अचानक से ही अब आँख खुली तो वो सीधा ही रोहित कहकर एकदम जोर से ही चिल्लाती है और वो अब अपने बेड पर एकदम से ही उठकर बैठ जाती है। आयशा मारवा के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर अब सावित्री, जो कि वहीं पर ही मौजूद थी, अब सावित्री आयशा को कहती है, मैडम आपको होश आ गया है। आयरन बाबा को बुला कर लेकर आती हूँ। वो कब से आपके होश में आने का ही वेट कर रहे थे। जहाँ एक तरफ सावित्री आर्यन के रूम में जा रही थी तो वहीं दूसरी तरफ इधर बूढ़े किंग अपने रूम में बैठकर अपने टैब में कुछ टाइप करने लगते हैं। कुछ देर के बाद किंग के सामने की दीवार पर अब एक स्क्रीन आ जाती है तो बूढ़े किंग अब कहते हैं, तुम ठीक तो हो ना। इस बात पर अब सामने वाला शख्स कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रुकूंगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब उस शख्स की इस बात पर अब किंग कहते हैं, लगता है कि तुम्हें अब तक अंदाजा हो गया है कि तुम कहाँ पर हो। अब किंग की इस बात पर वो शख्स कहता है, घर का भेदी लंका ढाए। इस बात पर अब किंग कहते हैं, लगता है कि अकेले तुम बोर हो गए हो। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारे साथ ही मेरे पास ही हैं। ये सुनते ही अब वो शख्स कहता है, एक बार बस स्वाति मल्होत्रा की बेटी को मेरे बारे में पता चल जाए तो वो अकेली ही तुम्हारी रियासत को खत्म कर देगी, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि स्वाति की बेटी के पास वो सारी ही शक्तियां हैं, वो सारी ही हिम्मत है जिससे वो उसे तुम्हें बर्बाद करने में समय भी नहीं लगेगा। इधर उसकी ये धमकी सुनते ही अब किंग कहता है, वो तो वक्त ही बताएगा कि कैसे क्या होगा। वैसे तुम्हारे सर जी अब तक तुम्हारे पास पहुंचे नहीं हैं। इस बात पर अब वो शख्स कहता है, मैं भले ही तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात तो है, तुम्हारी सोच तक कोई भी नहीं पहुँच सकता है। मुझे तुम्हारी ये बात सच में बहुत ही पसंद आई। अब उस शख्स की इस बात पर अब किंग कहते हैं, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में मेरी तारीफ कर रहे हो। क्या वजह हो सकती है जो तुम्हें आज मेरी तारीफ करनी पड़ रही है? तुम ये तारीफ अपने मन से ही कर रहे हो या बस मुझे खुश करने के लिए कर रहे हो? वैसे अगर तुम जैसे भी कर रहे हो, मैं तुम्हारी इन तारीफों में नहीं आने वाला हूँ।